हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसमें मैंने PYQ क्वेश्चंस लिया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस क्वेश्चंस को लिया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में दोबारा ज़रूर पूछते हैं और इंपॉर्टेंट होते हो तभी तो पूछते हैं। इसलिए आइए देखते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा मामला हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत, आपको एक लाइन याद रखनी, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किसने किया था। तो केशवानंद भारती मामला 1973। कभी कभी सन भी पूछता है, कभी कभी कौन सा मामला है उसमें। और कितने इसमें जज थे, 13 जज थे। उसके बाद पहले गोलकनाथ मामला हुआ था 1967 में। इसके बारे में देख लेते हैं पहले क्या था। तो इन्होंने कहा था कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बहुत बार गोलकनाथ मामला और केशवानंद भारती 1973 और गोलकनाथ मामला 1967 से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत केशवानंद भारती ने, और जो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, एक किस मामला था, गोलकनाथ मामला। इसमें क्या था कि 24वां संविधान संशोधन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। 24वां में क्या था, 24वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था, संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति। तो ये आपको पॉइंट याद कर सकते हैं, क्योंकि 24वीं संविधान संशोधन में ही मतलब जो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, गोलकनाथ मामला ने बोला था। और उसमें यही है कि हाँ, संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति है। इस संशोधन के तहत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल थे, तो अनुच्छेद 39B या C में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये हमारे लिए हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा, तो यही पूछेगा कि जो हमारा गोलकनाथ मामला था वो किस अनुच्छेद के तहत मतलब संशोधन किया गया था, 24वां संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 39B या C। अब हम बात करते हैं 25वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या था कि 39B और C जो अनुच्छेद गोलकनाथ मामला ने संशोधन किया था, इसमें ताकि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे अनुच्छेद 14 में हमारा क्या है, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 में क्या है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब यही इसका कहना था कि जो हमारे समानता का अधिकार है और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 और 19, उसमें अधिकारों के उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मतलब जो समानता का अधिकार है उसमें कोई उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। अभी ऊपर ही था कि केशवानंद भारती मामला 1973, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना। फिर इन्होंने भी माना कि हाँ, संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन भारतीय संविधान के मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब 25वां संविधान संशोधन में पहला प्रावधान क्या था, संवैधानिक, दूसरा था असंवैधानिक। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा संविधान संशोधन करने की संसद की कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद है, 368। बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। किस भाग में है, तो भाग 20 में है। क्या, संविधान संशोधन, बहुत बार पूछा है कि भाग 20, हमारे कितने भाग होते हैं संविधान में, 22 भाग होते हैं, जो कि जो 20वां हमारा भाग है वो किससे है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। पूरा रटा होना चाहिए। अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। अब ये क्या है, संसद में उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल संरचना में आते हैं। देखिए, यही बात तो केशवानंद भारती ने भी बोला था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसकी मूल ढांचा को परिवर्तित किए बिना। वैसे ही संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संवैधानिक के मूल ढांचा बनाते हों। और यहाँ पे देखिए, हाँ, वही बात आगे भी केशवानंद भारती मामला भी बोला गया है। अब कैसे प्रक्रिया होती है संशोधन की, ये हमें याद करना है क्योंकि पूछता है। तो देखिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है
कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है क्या? संविधान संशोधन, मतलब संशोधन ही समझ लीजिए कि संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि आपको अगर संशोधन करने के लिए बिल पास नहीं, मतलब कि उसमें किसी भी सदन में पेश करना है, तो ऐसा नहीं कि हाँ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ही लेना है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी और वह विधेयक को वीटो नहीं कर सकती है। तो ये किसके तहत है? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत है। अब हम देख लेते हैं संशोधन के प्रकार। तो संशोधन का प्रकार 3 प्रकार के हैं। साधारण बहुमत, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान की प्रक्रिया है, लेकिन जो साधारण बहुमत है ना, वह अनुच्छेद 3 के दायरे से बाहर है। इसमें उसी तरह के संशोधन किया जा सकता है जिससे सामान्य कानून पारित किए जा सकते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं। कोई बहुत बड़ा किसी भी देश के लिए या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश या संधि बंदी से रिलेटेड नहीं होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए इसमें यह 368 अनुच्छेद के बाहर रखा जाता है। अब हमारा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है कि इसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए हो जाता है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों 2/3। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि किसी भी संशोधन को विशेष बहुमत के लिए कितने मतलब कि सदस्यों का होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत। ये आपको याद होना चाहिए, 2/3 बहुमत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विशेष बहुमत में आपको यही याद रखना है। अब हमारा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, ये किसके लिए है? तो यह राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है। संसद का विशेष बहुमत आधे राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से सहमति देंगे, मतलब राज्य विधानमंडल भी बहुमत कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान, विशेष बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान कौन कौन से हैं। तो देखिए, एग्जाम में पूछता है किसी भी राज्य का अगर निर्माण करना है या उसका स्थापना करना है या प्रवेश करना है या मिलाना है या उसको अलग करना है, तो किसके द्वारा हो सकता है? साधारण बहुमत के द्वारा। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि साधारण बहुमत द्वारा किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना होता है। वही सीमा परिवर्तन भी वही हो गया। ये किसके द्वारा? दूसरी अनुसूची के द्वारा। 5वीं एवं 6वीं अनुसूची जो हमारी मेघालय, असम, जो हमारे 4 राज्य होते हैं पूर्वी राज्य के, वो भी शामिल हैं। और किसके द्वारा होता है? गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 1/10। ये भी एग्जाम में पूछता है, 1/10। संविधान का परिसीमन, विधान परिषद का गठन, समापन। तो विधान परिषद का गठन भी किसके द्वारा कर सकते हैं? साधारण बहुमत के द्वारा। अब हम देख लेते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष मतलब उसके वर्ड में छुपा हुआ विशेष। तो देखिए, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार में कुछ करना है, उसके लिए संशोधित करने के लिए, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में, ये सब में करने के लिए क्या हो सकता है? विशेष बहुमत। और अब विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, मतलब उसमें राज्य भी और विशेष बहुमत दोनों शामिल हो, तो राष्ट्रपति का चुनाव करना है या उसकी रीति बनानी है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अनुच्छेद 368 के तहत 7वीं अनुसूची में जो हमारे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची जो विषय शामिल होते हैं, वो किस में है? 7वीं अनुसूची में ही है। जो हमारे संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं, जिसे हमारे अनुच्छेद 246 में है। अनुच्छेद 246 में क्या है? जो हमारे तीन प्रकार की जो सूचियां हैं वह अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची, ये चारों फैक्ट आपको याद करना है, एग्जाम में जरूर पूछता है। अब एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन से, किसी भी फर्म में संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस शीट कहलाता है। क्या? बैलेंस शीट। किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड, बिल्कुल भी आपने देखा होगा बैलेंस शीट, मतलब कि कितनी संपत्ति आई है और कितना दिया गया है, तो ये सब बैलेंस शीट ही तो होता है। भुगतान संतुलन क्या होता है? किसी भी देश के निवासियों और दुनिया के बाकी देशों के बीच हुए लेन देन का रिकॉर्ड। भुगतान मतलब पेमेंट, तो पेमेंट संतुलन मतलब कि भुगतान संतुलन किसी भी देश के निवासी और दुनिया के बाकी देशों के बीच में जो भी व्यापार साझा होता है, उसके लेन देन का रिकॉर्ड होता है। अब हम देख लेते हैं, हाँ, ये इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CRR और SLR और NDTL, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो देखिए, NDTL का फुल फॉर्म क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो मैंने इकोनॉमिक्स उतना नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ती, इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। बस ऊपरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेती हूँ, उसमें से जो क्वेश्चन याद होते हैं याद हो जाते हैं। और CRR क्या होता है? कैश रेशियो रिजर्व। तो
तो ये कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात, तो ये देख लीजिए। और SLR का मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स उतना नहीं पढ़ा है। और ये यहाँ पे आ जाता है कि NPA क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, 90 दिन से अधिक दिन होने पर पैसा न आने पे। तो आप इसका डेट पूछता है एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि पूछता है कि जो NPA उसकी जो अवधि कितनी होती है NPA की, तो 90 दिन से अधिक। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम आ जाते हैं आपातकाल। तो जैसे अभी मैंने बताया संविधान संशोधन किस भाग में, भाग 20 अनुच्छेद 368। कितने प्रकार की बहुमत, 3 प्रकार की बहुमत, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य के विधान मंडल, इसके बारे में था। और कहाँ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, क्या, संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आपातकाल है वो जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया गया, ये भी एग्जाम में पूछा है और जर्मनी से ग्रहण किया गया, ये भी एग्जाम में पूछता है क्योंकि संविधान के स्रोत हमारे यूपी पुलिस के सिलेबस, पॉलिटी के सिलेबस में भी है संविधान के स्रोत। मतलब जो भी हमारे भारत का जो संविधान का स्रोत है वह किस देश से लिया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा है कि किसी में पूछा है संविधान प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, किसी में आपातकाल, ये सब पूछा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया या महाभियोग किस देश से लिया गया है, किस भाग में, पहले तो ये याद होना चाहिए। भाग 18 और कितने अनुच्छेद, तो 352 से 360, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के। कौन से, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो भारत में कौन सा आपातकाल कभी नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा है। जो उद्घोषणा कब हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के समय उद्घोषणा हुआ था, किसका, आपातकाल का उद्घोषणा हुआ था। उद्घोषणा का आधार क्या था, युद्ध, आंतरिक विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह हुआ था, इसके द्वारा मतलब कि हो गया कि हाँ आपातकाल की स्थिति कैसे होगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल का पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद में, क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम देख लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहले आपातकाल में आंतरिक विद्रोह या अशांति जगह पे उसका नाम बदलकर क्या हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आंतरिक विद्रोह या अशांति को हटाकर, आपातकाल में से हटाकर उसका नाम क्या रखा गया है, तो सशस्त्र विद्रोह। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों पर कैसा प्रभाव पड़ता है आपातकाल का, तो देखिए मूल अधिकारों के लिए, क्योंकि आपातकाल की स्थिति आती है तो कुछ हमारे अधिकार भी हो सकते हैं कि ख़त्म हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके बारे में ही बताया कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, ये ध्यान में देना है दोनों अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित। अनुच्छेद जो 19 है हमारा 6 प्रकार का, उसमें क्या हुआ है, हमें मूल अधिकार मिले हैं 6 प्रकार के। तो युद्ध अथवा ब्राह्म आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। मतलब यही है कि देखिए क्वेश्चन हमारा पूछता है कि जब हमारे आपातकाल होता है तो किस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है या किसे कुछ समय के लिए किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 19 को किया जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए जो मूल अधिकार हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं उसको निलंबित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब 359 में क्या याद रखना है कि अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित। तो इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 20 व 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और यही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारे जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, इसलिए इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब बात करेंगे कि अब तक जो हमारा आपातकाल कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। और तो इसका आपको ये भी याद रखना है कि हाँ किसके बीच युद्ध हुआ था कि आपातकाल लगा था। तो पहला है 1962 भारत चीन युद्ध है, कितने साल तक, 4 सालों तक चला था। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूछता है कि जब पहला भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय प्रधानमंत्री पीएम कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे भी
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उस भारत स्वतंत्र जब हुआ था पहले ही बने थे, तो 2 बार लगातार भी बने थे, तीसरी बार 3 बार लगातार बने थे, इसलिए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर 1971 में भारत पाक युद्ध, ये भी पूछता है, तो इसके समय कौन थी? इंदिरा गांधी। और 1975 में आंतरिक अशांति, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आंतरिक अशांति का कब, मतलब कि कब हुआ था? तो 1975 में। और उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी पीएम थी। और राष्ट्रपति की बात करें तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962। भारत पाक युद्ध 1971, ये आपको याद होना चाहिए। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, दिवस में आप याद कर लीजिएगा। साथ साथ में जो भी याद करते चलेंगे वो चीज़ें उस समय याद हो जाती हैं, फिर एक साथ ही याद करो तो वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, कभी कभी ऐसे एक एक याद करो तो याद होते चला जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 356। पहले इसको याद रखना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आपातकाल कहाँ लगा था राष्ट्रपति शासन? तो पंजाब में। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 1951 में ही लगाया गया था। मणिपुर में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अब तक। यूपी में 9 बार लगाया गया है। अब हम बात करते हैं सार्क में कितने देश शामिल है। ये देखिए PYQ क्वेश्चन से कोई एक एक टॉपिक अलग से नहीं है, एक एक टॉपिक नहीं, एक एक क्वेश्चन से जो जो उसमें कवर हो पा रहा है उसको ही मैंने बताया है। सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। अब सार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि संगठन से हमारा फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर पूछता है और उसके स्थापना हेडक्वार्टर के बारे में जरूर पूछता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो अब इसका हिंदी वर्जन भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में भी दे देता है और पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप सिर्फ सार्क रटेंगे तो आपको मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना जरूरी है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका बांग्लादेश। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सार्क की स्थापना, उसका जो हिंदी है वो, उसके जो हेड क्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। 8 सदस्य होते हैं, 9 पर्यवेक्षक होते हैं। तो 8 हमारे कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पॉलिटी से हमारा 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और है, आइए तो देख लेते हैं। मिर्लवा मिल्स मामला, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे केशवानंद भारती वाला था, केशवानंद भारती वाला था, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे गोलकनाथ था, वैसे ही मिर्लवा मिल्स मामला भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले आपको इसका सन याद होना चाहिए। जैसे केशवानंद भारती 1973 और गोलकनाथ 1967, वैसे ही मिर्लवा मिल्स मामला जो है 1980 में। संविधान मौलिक अधिकार और DPSP के संतुलन पर टिका हुआ है, न तो मौलिक अधिकार ऊपर है और न ही DPSP हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इनका यही कहना था कि जो मौलिक अधिकार और दोनों एक संतुलन पर टिके हुए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मौलिक अधिकार ज़्यादा ऊपर है, DPSP कम है, दोनों संतुलन में हैं, इनका यही था। तो इनके से भी क्वेश्चन हमारा पूछा है। अब हम बात करेंगे चंपाकम दोराई राजन मामला। ये कब आया था? 1991 में। इसका क्या उद्देश्य था? कि मौलिक अधिकार जो है DPSP से ऊपर है। ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। पूछता है कि किस मामले में ने ये कहा था, किस मामले में ये कहा था, क्वेश्चन पूछता है। और कहा था कि मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। और इन्होंने बोला था कि जो हमारे अनुच्छेद 15(1) जो धर्म जाति मूल निवास है उसके द्वारा, और 29(2) का उल्लंघन कर सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो आप ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।